हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमने सम अकेडमी पे थर्ड टेस्ट कंडक्ट किया। उसका जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसका आज हम रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन 71, द सेल थ्योरी डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज दैट आर बेसिस ऑफ लाइफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ सेल थ्योरी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेल थ्योरी लाइफ के बेसिस पे दी गई है और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सेल थ्योरी का पार्ट है। चॉइस ए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। चॉइस बी, cells are the basic functional unit of life. C, all cells come from pre-existing cell. And choice D, all of these. तो देखें, अगर हम पहले चॉइस की तरफ देखें तो सेल थ्योरी में यही बताया गया है कि ऑल ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, एवरी लिविंग क्रिएचर इज मेड अप ऑफ सेल। और डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को ने ये पॉइंटेड किया था, ऑल सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी सेल से पहले सेल का वजूद होता है। Life comes from life. Whenever there is a cell, there must be pre-existing cell. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इट विल बी द डी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पहले क्वेश्चन जो कि 71 क्वेश्चन है बायोलॉजी के पोर्शन में, उसका करेक्ट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 72, कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, Which one of the following is correct statement। यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और उसमें से आप बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इंक्लूड होता है। चॉइस ए, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म लिपिड बाइलेयर। चॉइस बी, इंटीग्रल प्रोटीन्स आर इंसर्टेड विद इन द phospholipid layer. Choice C, peripheral proteins do not enter the phospholipid bilayer. D, all of these. तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का इमेज आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, ये जो फास्फोलिपिड के 2 लेयर्स हैं, ये इसका मेन कंपोनेंट हैं। तो ए ऑप्शन ये दिया गया है, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म लिपिड बाइलेयर। और जो बी ऑप्शन दिया गया है, इंटीग्रल प्रोटीन्स आर इंसर्टेड विद इन द फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो यहाँ पे देखें आप, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स, एंड हियर यू सी दे आर इंसर्टेड विद इन द लिपिड बाइलेयर। और ये जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है, पेरिफेरल प्रोटीन्स डू नॉट एंटर द फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो यहाँ पे देखें आप, पेरिफेरल प्रोटीन आपको नज़र आ रहा है और ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट नहीं कर रहा। तो इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो डियर स्टूडेंट, 72 का करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 73, फैसिलिटेटेड डिवीजन। नंबर 1 नीड्स चैनल प्रोटीन्स, नंबर 2 नीड्स एटीपी, नंबर 3 इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। डियर स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर को देखें, दिस इज द इमेज शोइंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसा कि यहाँ पे टर्म डिफ्यूजन दिया गया है, डिफ्यूजन, इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको एक चैनल प्रोटीन नज़र आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इसमें चैनल प्रोटीन्स यूज किए जाते हैं। तो 1 करेक्ट हो गया, नीड्स चैनल प्रोटीन। और जैसा कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो इसमें एटीपी की भी कोई नीड नहीं होगी और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर इज ए, 1 ओनली। क्वेश्चन 74, ड्यूरिंग osmosis there is a flow of water from dash to dash solution. Option A, hypotonic to hypotonic solution. Option B, hypertonic to hypertonic solution. Option C, hypotonic to hypertonic solution. Option D, hypertonic to hypotonic solution.
अगर डियर स्टूडेंट्स आप इस पिक्चर को देखें, यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूल्स वाटर के ज़्यादा होते हैं, तो ऑस्मोसिस होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। So the correct answer is C. Osmosis is the movement of water where the water moves from hypotonic solution to hypertonic solution. आगे बढ़ते हैं 75. Which of the following requires energy? Option A passive transport, B active transport, C facilitated diffusion, D simple diffusion. Dear students, active transport में जो molecules होते हैं वो हमेशा lower concentration से move करते हैं higher concentration की तरफ। प्रोटीन के थ्रू ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और इसमें एटीपी कंज्यूम होते हैं। तो इसका सही चॉइस होगा, करेक्ट आंसर होगा बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन 76. White blood cells can engulf bacteria by option A phagocytosis, B pinocytosis, C exocytosis, D isoscytosis. तो डियर स्टूडेंट्स देखें आप, ये एक वाइट ब्लड सेल है जो कि बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहा है। तो यहाँ पे वाइट ब्लड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बैक्टीरिया के अटैचमेंट के लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और जैसे ही ये बैक्टीरिया रिसेप्टर पे अटैच करेगा इसको इनगल्फ किया जाएगा एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, अपटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल बाय द सेल। और जैसे ही इस बैक्टीरिया को वाइट ब्लड सेल अपने अंदर इनटेक करेगा तो एक वेसिकल में इनटेक करेगा, उसको कहते हैं फेगोसोम, और फिर उससे लाइसोसोम फ्यूज हो जाएगा। जब लाइसोसोम फेगोसोम से फ्यूज हो जाएगा तो बनेगा फेगोलाइसोसोम, और इस फेगोलाइसोसोम के अंदर इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए फेगोसाइटोसिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 77. Phagocytosis and pinocytosis are collectively termed as A endocytosis, B exocytosis, C isocytosis और D anisocitosis. तो डियर स्टूडेंट्स आप इस पिक्चर को देखें, एंडोसाइटोसिस के दो टाइप्स होते हैं, एक फेगोसाइटोसिस और दूसरा पाइनोसाइटोसिस। Uptake of solid material by the cell is called phagocytosis and uptake of the liquid material by the cell is called pinocytosis. तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए एंडोसाइटोसिस। और अक्सर स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं आइसोसाइटोसिस के मानी। अगर डियर स्टूडेंट्स कोई भी सेल इक्वली डिवाइड होगा तो उसको कहते हैं आइसोसाइटोसिस, और अगर कोई भी सेल अनइक्वली डिवाइड होगा तो इसको कहते हैं एन आइसोसाइटोसिस। तो इसमें करेक्ट चॉइस था ए एंडोसाइटोसिस। क्वेश्चन 78. The main component of middle lamella is option A cellulose, B lignin, C calcium carbonate और D calcium pectate. Dear students, ये मैंने क्वेश्चन लिया है टेक्स्ट बुक से। दिस इज द पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट बुक। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें जो लास्ट में मिडल लेमिला के लिए लिखा गया है, इट इज composed of calcium and magnesium pectate। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम पेक्टेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 79. न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑप्शन ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी सेंट्रोसोम, डी डिक्टियोसोम। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और देखें न्यूक्लियस में लिखा हुआ है राइबोसोम फॉर्मेशन। यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए को कंबाइन कर दिया जाता है प्रोटीन के यूनिट से, और आप देख रहे हो कि ये जो राइबोसोम्स बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, न्यूक्लियोलस पे बनते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं। उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 80. डीएनए रैप्स अराउंड मींस कॉइल्ड अराउंड डैश टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम एंड क्रोमेटिन फाइबर। क्वेश्चन दिया गया है कि डीएनए डबल हेलिकल डीएनए कॉइल हो जाता है कौन से स्ट्रक्चर पे, और उसके बाद फिर वो पहले न्यूक्लियोसोम बनते हैं, उसके बाद क्रोमेटिन फाइबर बनते हैं।
ऑप्शन ए एक्टिन प्रोटीन, ऑप्शन बी मायोसिन प्रोटीन, ऑप्शन सी हिस्टोन प्रोटीन एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो आप इस पिक्चर को देखें डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डबल हेलिकल डीएनए, ये आपको डबल हेलिकल डीएनए नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखें ये डबल हेलिकल डीएनए कॉइल्स बना रहा है प्रोटीन्स के ऊपर, और उन प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो जब ये डीएनए कॉइल्स बनाता है किसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, तो एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनता है क्रोमेटिन फाइबर, जो कि मजीद कंडेंस हो जाएगा, सुपर कॉइल हो जाएगा मोर कंडेंस्ड फॉर्म क्रोमोसोम पे। तो डियर स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा सी हिस्टोन प्रोटीन्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 81, a chromosome with its centromere located at the terminal end is referred to as dash. Option A metacentric chromosome, B submetacentric chromosome, C acrocentric chromosome, D telocentric chromosome. डियर स्टूडेंट्स आप इस पिक्चर को देखें, इस क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड पे आपको सेंट्रोमियर नजर आएगा एंड द आर्म इज प्रेजेंट ऑन ओनली वन साइड ओनली। इस क्रोमोसोम को कहा जाता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो 81 में करेक्ट चॉइस होगा डी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 82, इंटरकनेक्टेड फ्लैट एंड सेक्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड। ऑप्शन ए सिस्टर्नी, ऑप्शन बी टिब्यूल्स, ऑप्शन सी क्रिस्टी एंड ऑप्शन डी आई डोंट नो। तो देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेक्शन नजर आ रहा है और उसमें यहाँ पे आपको सेक लाइक पाउचेस नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर आपको यहाँ पे राइबोसोम्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो पाउचेस होते हैं, इंटरकनेक्टेड सेक्स होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनक्लोज सेक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए सिस्टर्नी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 83, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is actively involved in option A protein synthesis, B lipid synthesis, C carbohydrate synthesis, D all of these। तो देखें डियर स्टूडेंट्स ये है रफ ER और उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं एंड राइबोसोम्स आर द सीट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें RER का जो फंक्शन होगा वो होगा प्रोटीन सिंथेसिस। करेक्ट आंसर ए प्रोटीन सिंथेसिस। Question 84, major site for synthesis of lipid is RER, SER, mitochondria, both A and B। तो देखें डियर स्टूडेंट्स ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पे लिपिड्स बनते हैं, लिपिड का सिंथेसिस SER पे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बढ़ते हैं, 85, प्रोटीन्स क्रिएटेड ऑन RER मॉडिफाइड बाय। प्रोटीन्स जो कि RER पे बनते हैं तो मॉडिफिकेशन की किस जगह पे होती है, SER में होती है, पेरोक्सिसोम में होती है, गोल्जी एपरेटस में होती है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि ये जो प्रोटीन्स बन रहे हैं RER पे, ये बबल लाइक वेजिकल्स के थ्रू, जिसको हम ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स कहते हैं, इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा गोल्जी बॉडीज़ में और इनकी फर्दर मॉडिफिकेशन होती है। गोल्जी बॉडीज़ में लिपिड्स प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स में या लिपोप्रोटीन्स में। तो करेक्ट आंसर होगा सी गोल्जी एपरेटस। क्वेश्चन 86, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस एज दे possess। ऑप्शन ए DNA, B DNA and RNA, C DNA, RNA and ribosome, D माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट सेमी ऑटोनॉमस। तो डियर स्टूडेंट्स आप इस पिक्चर को देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपको सर्कुलर DNA भी मिलेगा, उसके अपने राइबोसोम्स भी होंगे और उसका अपना RNA भी होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा C DNA, RNA एंड राइबोसोम। क्वेश्चन 87, vitamin D is synthesized in human skin in the presence of sunlight by RER, SER, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन डी जो कि ह्यूमन स्किन में सिंथेसाइज होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, कौन सा ऑर्गेनील
विटामिन डी को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी मैंने सीधा सीधा आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लिया है। ये स्क्वायर बॉक्स हमारे टेक्स्ट बुक का है। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है स्मूथ ER इन द स्किन कन्वर्ट्स कोलेस्ट्रॉल into a lipid compound called vitamin D। तो क्लियर हो गया, इसमें करेक्ट आंसर होगा SER। करेक्ट आंसर इज B, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर synthesis of ATP occurs on option A outer membrane of mitochondria, option B inner membrane of mitochondria, C matrix of mitochondria, D none of these। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है और उसके नीचे माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन पे फोल्ड्स पाए जाते हैं क्रिस्टी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑपरेट करता है। तो क्रिस्टी कहाँ पे पाए जाते हैं? इनर मेम्ब्रेन पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑपरेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 89, mitochondrial DNA is passed from dash to offspring। option A mother, B father, C both mother and father, D I don't know। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा A मदर, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं, तो स्पर्म का वो पार्ट एग के साथ फ्यूज ही नहीं होता जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, मिडल पीस एंटर नहीं होता। तो हर चिल्ड्रेन को, हर चाइल्ड को जो माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिट होते हैं वो अपनी मदर से होते हैं। क्वेश्चन 90, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, गोल्जी बॉडी का फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फैटी एसिड ब्रेकडाउन, सी सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, डी एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनता है, उसके लिए जो मटेरियल है वो गोल्जी बॉडी के वेजिकल से सीक्रेट होता है। सो करेक्ट आंसर इज सी, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी बॉडीज, डी बोथ एंड बी। तो आप देखें, गोल्जी एपरेटस से लाइसोसोम्स अराइज होते हैं, बड ऑफ होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी लाइसोसोम। सो द करेक्ट आंसर इज सी, गोल्जी बॉडीज। क्वेश्चन 92, digestion of cells own component is known as dash, autophagy, heterophagy, phagocytosis, spinocytosis। अगर एक सेल अपने ही कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो लाइसोसोम है ये दो फंक्शंस परफॉर्म करता है, मैक्रो ऑटोफेगी और माइक्रो ऑटोफेगी। अगर अगर सेल को किसी वजह से ज़्यादा न्यूट्रिशन ना मिले तो फिर ये सेल अपने ही राइबोसोम्स को या अपने ही प्रोटीन्स को ईट करता है। राइबोसोम्स को ईट करने के प्रोसेस को राइबोफेगी कहते हैं। तो ये हो गया माइक्रोफेगी, जब सेल अपने स्टोर्ड प्रोटीन को ईट करता है। मगर अगर माइटोकॉन्ड्रिया फॉल्टी हो जाए तो फिर उसको भी लाइसोसोम डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं माइटोफेगी। और जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया की साइज़ बड़ी है तो इसको हम कहेंगे मैक्रो ऑटोफेगी। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ऑटोफेगी। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज अकर्स व्हेन म्यूटेशंस कॉज डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है इसमें पहले म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन इज सडन चेंज इन DNA और जीन्स, उसके बाद डिफेक्ट आ जाता है। तो आपसे डिफेक्ट पूछा जा रहा है कि ये डिफेक्ट लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में कहाँ पे आ रहा है। क्या ये डिफेक्ट स्फिंगोलिपिड डिग्रेडेशन एंजाइम्स में आ रहा है, या फिर ये डिफेक्ट स्फिंगोलिपिड बायोसिंथेसिस के, यानी जो एंजाइम्स स्फिंगोलिपिड्स बनाते हैं उनमें आ रहा है, या फिर ये डिफेक्ट लाइसोसोम के फॉर्मेशन में आ रहा है, या ऑल ऑफ दीज। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में होता क्या है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में कोई भी सब्सटेंस और सबस्ट्रेट ब्रेक नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ पे आंसर लिखा गया है, फंक्शनल लैक ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। तो फिर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हो जाती है और वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो ब्रेक नहीं होता वो सेल में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्फिंगोलिपिड डिग्रेडेशन एंजाइम। ये एंजाइम, इनमें फॉल्ट आ जाएगा, स्फिंगोलिपिड ब्रेक नहीं होंगे,
स्टोर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 94, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज यूनिक टू प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल में तो पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, दूसरे में नहीं। अब देखें, लाइसोसोम तो आपको एनिमल सेल में भी मिलेगा, प्रोटोस्टा के सेल्स में भी मिलेगा, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में मिलेंगे। पराक्सीसोम प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में मिलेंगे, मगर ग्लाइक्सिसोम ऐसे जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे और दूसरे सेल में नहीं मिलेंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ग्लाइक्सिसोम। क्वेश्चन 95, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन ए, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ऑप्शन बी, टू प्रोड्यूस NADPH एंड ATP। ऑप्शन सी, टू प्रोड्यूस वाटर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ पे गिराना पे लाइट रिएक्शन हो रहा है, और इसमें जब वाटर पार्टिसिपेट करता है, वाटर को ब्रेक कर दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। मगर यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बच जाते हैं उनको NADP एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है NADPH में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है गिराना में, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ADP को कन्वर्ट कर दिया जाता है ATP में। तो ये दो प्रोडक्ट आपको नजर आ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। करेक्ट आंसर इज बी, टू प्रोड्यूस NADPH एंड ATP। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 96, वेयर इन द क्लोरोप्लास्ट डज द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? डार्क रिएक्शन का आपसे साइट पूछा जा रहा है। ए, गिराना। बी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सी, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। डी, स्ट्रोमा। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, और यहाँ पे क्या लिखा गया है? स्ट्रोमा। सो द करेक्ट आंसर इज स्ट्रोमा, डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 97, एक पहेली आपको दी जा रही है। आई एम लार्ज इन प्लांट सेल एंड स्मॉल इन एनिमल सेल। आई एम टेम्पररी स्टोरेज यूनिट फॉर वाटर वेस्ट इन फूड। ए राइबोसोम, बी क्लोरोप्लास्ट, सी ऑक्सीसोम, डी वैक्यूल। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, वैक्यूल। Question 98, peroxisome have option A, oxidase enzyme, B, catalase enzyme, C, both and B, D, ribosome। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास में पढ़ चुके हैं, ये दोनों एंजाइम पेरोक्सिसोम में पाए जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ A and B। क्वेश्चन 99, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड ग्लाइक्सिसोम? ग्लाइक्सिसोम आपको कहाँ पे मिलेंगे? रूट हेयर्स में, फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ लीफ में, जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स में, ब्रेन एंड लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट। हम पढ़ चुके हैं, ये जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स। और बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन 100, क्वेश्चन नंबर 100, इन अ प्लांट सेल ऑटोलाइसिस इज कनेक्टेड विथ। प्लांट सेल का अगर ऑटोलाइसिस होता है तो कौन से ऑर्गेनेल की वजह से होता है? गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम, लार्ज वैक्यूल। डी स्टूडेंट्स, वैसे तो ये फंक्शन लाइसोसोम का होता है, मगर प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाए जाते, तो ये फंक्शन होगा लार्ज वैक्यूल का। सो द करेक्ट आंसर इज डी, लार्ज वैक्यूल। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।